हाँ जी बेटा, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ध्यान से सुनना है सभी ने, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली आपको पता होना चाहिए जो मैटर होती है, मैटर के आप लोगों ने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। जी जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दोनों को बेसिकली क्योंकि ये फ्लो करते हैं तो इनको फ्लूइड्स कहा जाता है। गैसेस एंड लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ये अगला चैप्टर है हमारा। हमने पढ़ना है आज सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या पढ़ना है? सॉलिड्स की इलास्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड में जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। सॉलिड में होता क्या है? सॉलिड में हमारे जो एटम्स हैं दे आर हाईली कॉम्पैक्ट टू अटैच टू ईच अदर। इनके बीच में कोई स्पेसिंग नहीं होती। जैसे ये सॉलिड है, नीचे लक्कड़ वुड सॉलिड है, इसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। लिक्विड में एटम्स होते तो कॉम्पैक्ट हैं आपस में, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेस जो है बीच में होती है। और गैसेस में बहुत दूर दूर एटम्स होते हैं। हम गैस में भी जा सकते हैं कि स्पेस है, हम फ्लूइड में भी जा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, पानी के अंदर भी जा सकते हैं हम, लेकिन वुड के अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है बिल्कुल भी। हमने इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड के बारे में पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले, इलास्टिक प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है इसके बारे में पता होना चाहिए। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? जैसे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, इसको स्ट्रेच नहीं किया हुआ, मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूं स्प्रिंग को। पकड़ के स्प्रिंग को एक्स खींच देता हूं। मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, मतलब मैंने स्प्रिंग को डिफॉर्म कर दिया। जितनी फोर्स लगी इसको डिफॉर्म करने में, उस फोर्स का क्या नाम है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जैसे ही ये स्प्रिंग डिफॉर्म हुआ, इस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गई जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम इलास्टिक लिमिट के बीच में रहते हैं, बताऊंगा क्या होती है इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट के बीच में रहते हैं हमेशा, यानी इसको स्प्रिंग को पकड़ के बिल्कुल ही खींच नहीं देते, सीधा ही नहीं कर देते, थोड़ा थोड़ा खींच रहे हैं हम, स्प्रिंग को छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यानी अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हैं, अंडर इलास्टिक लिमिट रहते हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। जितनी फोर्स बाहर को लग रही है उतनी ही क्या लग रही है? अंदर को लग रही है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा जिधर को आप डिस्प्लेस करते हो उसके अपोजिट लगती है। आपने बाहर को खींचा, डिफॉर्मिंग फोर्स किधर लगी? अंदर लगी। क्या बात समझ आ गई? अब इसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है एंड इन इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है? इलास्टिक बिहेवियर होता है कि आपने बॉडी को डिफॉर्म किया, बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में जल्दी से जल्दी आ जाए, कम टाइम लगा के बॉडी क्या करे, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में अगर वापस आती है तो उसको, उसका कौन सा बिहेवियर कहते हैं? इलास्टिक बिहेवियर। इफ अ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय इटसेल्फ आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएं, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस आए, इस चीज को क्या कहते हैं हम? इलास्टिक बिहेवियर। और अगर ना आए जी, इन इलास्टिक बिहेवियर। अगर पूरी तरह ना आए देन ऑल्सो इन इलास्टिक बिहेवियर। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आई वापस, लेकिन लंबाई ज्यादा रह गई, पूरी तरह वापस नहीं आई, तो उसको कौन सा बिहेवियर कहेंगे? इन इलास्टिक। बिल्कुल ही ना आए, प्लास्टिक।
कौन सा बिहेवियर? प्लास्टिक। बिल्कुल आई ही नहीं, खींची आपने, छोड़ी वही है। आटे में उंगली डालो, निकाल लो, उंगली वहीं रह जाती है। आटा आटे में साइंस, गोबर में डाल के देख लो, नहीं तो मतलब मिट्टी में डाल के देख लो। दे आर इन हाईली इन इलास्टिक बॉडीज। तो बच्चों, क्या ये तीनों लाइनें समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेस। बिल्कुल, मत्थे पे हाथ मारा है अभी। स्ट्रेस नहीं बेटा, स्ट्रेस फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है। मान लो ये हमारे पास एक रॉड है, या ये स्प्रिंग ले लो, थोड़ा स्प्रिंग ले लो या रॉड ले लो। रॉड पे मैंने फोर्स लगाई है, और ये रॉड का एरिया ए। इस एरिया पे फोर्स लगाई। ध्यान दो, ये फोर्स नॉर्मल लगी है इस एरिया पे। जैसे ये एरिया है, इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाएं, आप नॉर्मली फोर्स लगाएं। ये रॉड है, रॉड पे ऐसे नॉर्मली फोर्स लगाएं, तो फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या बोला जाता है? हमारा स्ट्रेस। डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब क्या हुआ, उससे ये रॉड थोड़ी लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? डेल्टा एल। पहले कितनी थी? एल। तो जो ये चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुई है, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एल थी, मतलब चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाता है स्ट्रेन। क्या बोला जाता है? स्ट्रेन। अब जो स्ट्रेस है, वो जनरली तीन तरह की होती है। नंबर 1, नॉर्मल स्ट्रेस। नंबर 2, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल में ही आती है वॉल्यूमेट्रिक भी, एक ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। और तीसरी, शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। तीनों को ध्यान से पढ़ना है। जो तो मैंने रॉड वाली बताई आपको, रॉड थी, इस पे फोर्स लगाई, डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स जो लगाई है ना, ये नॉर्मल फोर्स है। इसी तरह मान लो ये तुम्हारे पास कोई वॉल्यूम है, कोई स्फीयर है, सर्कल नहीं स्फीयर है, इसमें मैंने चारों दिशाओं से फोर्स लगाई बाहर से। फोर्स ये नॉर्मली लग रही है इसके ऊपर, और ये मैंने इसको दबा दिया। पहला वॉल्यूम था V1, दूसरा वॉल्यूम है V2। तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये वैसे नेगेटिव होगा अगर आप निकालेंगे, क्योंकि V2 छोटा है, V1 क्या है? बड़ा। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास? नेगेटिव बनेगी। याद रखना इस चीज को। इस केस में फोर्स अपॉन एरिया अगर करते हैं, उसको कौन सा स्ट्रेस बोलेंगे? या नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हो, या दूसरा कौन सा बोल सकते हो? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को क्योंकि लंबाइयों पे लगाया है इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोला जाता है। यानी नॉर्मल स्ट्रेस कितने तरह का होता है? पहला टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला टेंसाइल, दूसरा वॉल्यूम। कई बच्चे नॉर्मली बोलते हैं इसको भी, कोई वो भी मर्जी है उनकी, इसको है तो दोनों नॉर्मली। आगे चलते हैं। आगे आता है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या है? ये देखो, मान लो तुम्हारे पास इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है, तुमने उस पे ऐसे फोर्स लगाई, ऊपर को ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ी सी आगे को इस तरह से इसकी शेप डिफॉर्म्ड हो गई, ऐसे चली गई। देखो आगे को शिफ्ट कर गई थोड़ी सी। नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो वहीं वैसे ही रहा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा आगे चला गया। जैसे किताब ले लो,
इस किताब पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाते हैं, इस तरफ फोर्स लगाते हैं, तो किताब की शेप ऐसे हो जाएगी, आगे को जाएगी किताब थोड़ी ऐसे हो जाएगी ना किताब। वो चीज यहां पे शो हो रही है। ये जो तुमने फोर्स लगाई है और इस सरफेस का जो एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया अगर आप निकालोगे तो वो कौन सी स्ट्रेस बनेगी आपके पास? टेंजेंशियल स्ट्रेस बनेगी आपके पास, या शेयरिंग स्ट्रेस बनेगी आपके पास। सिमिलरली स्ट्रेन की बात करते हैं। अच्छा, स्ट्रेस के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल्स, ये यूनिट है इसके, या डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सारे इसके यूनिट्स हैं। प्रेशर वाले यूनिट इसके होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर वाले यूनिट हैं इसके जो आएंगे, एक तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या डाइन्स पर सेंटीमीटर, या पास्कल्स। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब स्ट्रेन पढ़ते हैं। स्ट्रेन भी बिल्कुल इसके जैसी है। आपने ये भी तीन तरह में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, दूसरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तीसरी शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? आपके पास एक रॉड है, उसकी लंबाई एल है, आपने फोर्स लगाई, लंबाई बढ़ गई। कितनी बढ़ गई लंबाई? डेल्टा एल। तो चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, दिस इज विच स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूड। यहां वॉल्यूम था, ना ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम निकाला था आपने, चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये नेगेटिव में ले रहे हैं हम, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होती है वो नेगेटिव है, क्योंकि यहां पे हमने कंप्रेशन लगाया। इस स्ट्रेस को, जो ये वाली स्ट्रेस है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको। कौन सी स्ट्रेस? कितने सारे नाम हो गए, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। अब यहां पे क्योंकि कंप्रेस करके हमने वॉल्यूम कम कर दिया, तो चेंज इन वॉल्यूम, स्ट्रेन होती क्या है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन कितना है? डेल्टा वी। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना है? वी। अब इधर देखो, इसमें थोड़ा स्टडी करो ध्यान से। ये तुम्हारी लेंथ जो आगे गई है ना, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन की बात कर रहा हूं। शेयरिंग स्ट्रेन में ये जो तुम्हारी लेंथ आगे गई है, ये इतनी आगे गई, इसको डेल्टा एल कह दो, और ये ओरिजिनल लेंथ थी एल। तो अगर तुम इस डायग्राम को देखोगे तो ये वाली चीज है डेल्टा एल और ये वाली चीज है एल। अगर इसको ऐसे यहां जोड़ दोगे तो ये बेसिकली एक सर्कल सा बन रहा है, ये रेडियस है, ये आर्क है, ये एंगल है ना जो बेटा डेल्टा थीटा, इसको डेल्टा थीटा को हम कौन सी स्ट्रेन बोलते हैं? शेयरिंग स्ट्रेन। ये होगा आर्क अपॉन रेडियस, तो डेल्टा एल ओवर एल। शानदार तरीके से इसको समझना है ध्यान से। ये जो आगे गया है इस चीज को आपने डेल्टा एल कहना, और जो इसकी लंबाई है इसको क्या कहना है आपने? एल कहना है। यहां से आपको पता लग गया डेल्टा एल ओवर आर्क अपॉन आर्क ओवर रेडियस। एंगल क्या होता है? आर्क ओवर, तो एंगल हमने निकाला, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की वैल्यू डेल्टा एल है। ये कौन सी स्ट्रेन आ गई? शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में आज हमने पढ़ा। इधर हमने शुरू किया मैटर सॉलिड्स के बारे में पढ़ा सारा, और इस तरफ हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। अब क्वेश्चन आता है सर स्ट्रेन के यूनिट क्या होते हैं? क्योंकि ऊपर भी सेम है और नीचे भी सेम है, सो इट हैज नो यूनिट्स। आगे चलो। अब एक लॉ है जिसको बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है अंडर इलास्टिक लिमिट,
स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर तुम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हो तो जितनी तुम फोर्स लगाओगे उतनी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन भी उसी प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ेगी। अगर फोर्स बढ़ाओगे एक्सटेंशन भी बढ़ेगी, अगर फोर्स कम करोगे एक्सटेंशन भी क्या आ जाएगी, कम हो जाएगी, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में चीज वापस चली जाएगी। तो इसको अगर इक्वेट करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन आ जाता है बेटा। ई इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यानी अंडर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेन के तो यूनिट होते नहीं है, स्ट्रेस के होते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट भी क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह का होता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होता है, तीन तरह का। कौन कौन सा? सबसे पहले इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों इसके नाम है, याद करने हैं। ठीक है। अब आ गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कितने तरह का होता है। पहला है यंग्स मॉडुलस, वाई से डिनोट करते हैं। दूसरा है बल्क मॉडुलस, बी से डिनोट कर देते हैं, के से डिनोट कर देते हैं। लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको। इसको ईटा से डिनोट करते हैं। किससे? ईटा से। जी से भी करी जाते हैं कई बुक्स वाले। किसे डिनोट किया इसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से। अब सबसे पहले यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस मतलब रॉड की बात करते हैं। बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूम की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब वो जो स्फीयर सा ये बनाया था ना, क्यूब, उसकी बात हो। इस केस में हमने क्या लगाई थी? फोर्स। किस पे? एरिया पे। तो क्या हो गया था, उसकी लेंथ क्या कर गई, थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। बस स्ट्रेस कौन सा लेना है? स्ट्रेस लेना है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। और स्ट्रेन कौन सी लेनी है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेनी है। तो अगर तुम्हें कोई पूछे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस इज टेंसाइल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। हाँ जी, क्या होता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला? टेंसाइल स्ट्रेस ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब फोर्स अपॉन एरिया, नीचे क्या आएगा? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये ऊपर चला जाएगा तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ऊपर चला गया, एल इधर आ गया। बल्क मॉडुलस फोर्स ओवर एरिया चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। इधर देखो, और माइनस में होगा ये। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस फोर्स ओवर एरिया चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर भी बोल देते हैं। इस केस में स्पेशली प्रेशर, क्योंकि बाहर से आपने फोर्स लगाई है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश की है, तो इसलिए बल्क मॉडुलस माइनस प्रेशर वॉल्यूम ओवर डेल्टा वी से भी नोट किया जाता है। याद रखना प्रेशर इसमें ले रहे हैं, इधर नहीं ले रहे फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर। यहां स्ट्रेस ही बनेगी, इस पे वायर पे स्ट्रेस, वॉल्यूम पे प्रेशर। ये क्या चीज है? ये रिजिडिटी का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं बुक की बजाय पत्थर रख लेता
और उस पर फोर्स लगाता, क्या वो आगे जाता? नहीं। जितनी कोई चीज ज्यादा रिजिड होगी बेटा, उतना उसका फ्लो होना आगे मुश्किल होगा, उतना ये एंगल बनना, ये वाला जो एंगल बना था यहां पे, ये जो एंगल बनाया था हमने, ये वाला डेल्टा थीटा एंगल बना था, जो वो डेल्टा थीटा जो होगा वो और मुश्किल होगा बनना। तो ईटा बेसिकली क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया, मतलब टेंजेंशियल फोर्स ओवर एरिया डिवाइड बाय डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी डेल्टा थीटा की वैल्यू? डेल्टा एल ओवर एल। मैं लिखता नहीं जानबूझ के डेल्टा एल ओवर एल, यहां पे मैं सिंपली यहां डेल्टा थीटा लिखता हूं बताने के लिए। कैसे? ईटा बन गया फोर्स ओवर एरिया इनटू डेल्टा थीटा। अब जिसका डेल्टा थीटा कम है उसकी रिजिडिटी क्या है? ज्यादा। अब पानी ले लो आप, पानी तो खोलो सही आप इधर से, पानी तो फ्लो कर जाएगा बिल्कुल। तो पानी का डेल्टा थीटा क्या होगा? बहुत ज्यादा। डेल्टा थीटा ज्यादा तो रिजिडिटी पानी की है ही नहीं, पानी इज नॉट रिजिड। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? ये हमने तीनों कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े हैं, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनके यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होते हैं सभी के। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पे मैं एक रॉड ले लेता हूं स्टील की, और सेम रॉड ले लेता हूं, एग्जैक्टली सेम रॉड ले लेता हूं रबड़ की। स्टील पे भी फोर्स लगाता हूं F, एरिया A है, इस पे भी फोर्स लगाता हूं F, एरिया A है, सेम फोर्स लगाता हूं दोनों पे। बताओ डेल्टा L स्टील का ज्यादा होगा कि डेल्टा L रबड़ का ज्यादा होगा? रबड़। किसका ज्यादा होगा? रबड़ ज्यादा खींचेगी, स्टील क्या करेगा? कम खींचेगा। यानी डेल्टा एल किसका ज्यादा है? रबड़ का। और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। देखो ये तीनों चीजें तो सेम है ना सभी के लिए, फोर्स हमने सेम लगाई, एरिया सेम लगाया, लेंथ सेम लगाई, तो यंग्स मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर डेल्टा एल। यानी जिसका डेल्टा एल ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस कम। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ, यानी स्टील is more elastic than rubber। बस आज इतना ही करें।